गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय क्रिया। अभी तक हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी और कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ा। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कल हमने अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा था, आज हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सकर्मक यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसके साथ कर्म हो वो होती है सकर्मक क्रिया, और अकर्मक क्रिया जिसके अंदर कर्म नहीं होता वो होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़कों ने आम खाए, यहाँ लड़कों तो है कर्ता, आम है कर्म और खाए हैं क्रिया। नेताओं ने भाषण दिए, हमने एक सांप देखा। इन वाक्यों में आम, भाषण और सांप कर्म है, जिन पर खाना, देना और देखना क्रियाओं का फल पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के तीन उपभेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, यानी कि जिसके अंदर एक कर्म होता है वो होती है एक कर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बूढ़ा आम खाता है, इसमें बूढ़ा करता है, आम कर्म है और खाता है क्रिया, अर्थात इसके अंदर एक ही कर्म दे रखा है आम। राजू गाना सुनाता है, राजू करता है, गाना कर्म है और सुनाता है क्रिया है। इसके अंदर भी एक ही कर्म दे रखा है गाना, इसलिए यह है एक कर्मक क्रिया। दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ उसके दो कर्म होते हैं, दोनों के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, वो होती है द्विकर्मक क्रिया। इसके अंदर एक कर्म मुख्य कर्म होता है, दूसरा गौण कर्म होता है, अर्थात एक कर्म सजीव होगा और दूसरा होगा निर्जीव। जैसे धनी पुरुष याचक को रुपया देता है। अब यहाँ याचक को ये है सजीव कर्म और रुपया है निर्जीव कर्म। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। अब इसमें छात्र तो है सजीव कर्म और हिंदी है निर्जीव कर्म। ऊपर के प्रथम वाक्य में याचक तथा रुपया और द्वितीय वाक्य में छात्रों तथा हिंदी दो दो कर्म हैं। इनमें एक कर्म याचक तथा छात्रों सजीव है और दूसरा रुपया तथा हिंदी निर्जीव है। इनमें एक कर्म प्रत्यक्ष तथा दूसरा परोक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात एक कर्म मुख्य होगा और दूसरा कर्म गौण होगा। जैसे पहला वाक्य है धनी पुरुष याचक को रुपया देता है, इसमें याचक तो है मुख्य कर्म और रुपया है गौण कर्म। तीसरी है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता और उन्हें पूरा बनाने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले अन्य शब्दों यानी कि पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है। जनता ने नरेश को अपना प्रतिनिधि चुना, वह सबको अपना भाई समझता है, हम सब उसे विद्वान मानते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में उदाहरण संख्या 1 में समझता क्रिया का कर्म मूर्ख है, किंतु छात्रों शब्द के बिना क्रिया का अर्थ पूरा नहीं होता, इसलिए छात्रों एक पूरक शब्द है। इसी प्रकार उदाहरण संख्या 2 में नरेश में सबको तथा चौथे में हम सब पूरक शब्द है। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे। थैंक यू।